हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने लिमिटेशन एक्ट का कितना तक कर लिया था, लास्ट लेक्चर में मुझे जहां तक याद है हमने सेक्शन नंबर 13 तक कवर कर लिया था, है ना। वैसे तो लिमिटेशन एक्ट बहुत बोरिंग है, बट यदि आप मुझसे पढ़ोगे ना तो आपको बोर नहीं लगेगा, मजा आएगा एकदम। पढ़ो, देखते हैं क्या रहता है, इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा। लिमिटेशन एक्ट को करवाने को मैं भी 2 दिन में करवा सकता था, 2 वीडियो डाली और उसी में कंप्लीट। यूट्यूब पे आप जैसा देखते हो उसी तरीके से, बट लिमिटेशन एक्ट को ऐसे नहीं करना। लिमिटेशन एक्ट को हर एक एक लाइन को समझते हुए चलना है, ठीक है। मुझे सेक्शन 15 पे थे ना, हाँ, तो सेक्शन 15 पे निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, कुछ मामलों में समय का अपवर्जन, ठीक है। सेक्शन नंबर 15, कुछ मामलों में समय का अपवर्जन। ये है सेक्शन नंबर 15। ये क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन और विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर। एक लाइन को पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। इन द कंप्यूटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट, किसी सूट और कोई एप्लीकेशन, डिक्री ऑफ एग्जीक्यूशन की कोई एप्लीकेशन, द इंस्टीट्यूट और एग्जीक्यूशन और विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, जो कि किसी ऑर्डर के द्वारा या फिर कोई इंजंक्शन ऑर्डर के द्वारा जिस पर जो है स्टे लगा दी गई है। द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑफ विच इट इज इश्यूड मेड एंड द डे ऑफ विच इट इज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूड। तो मतलब कि जब से वो स्टे लगी है और तब तक वो, जब तक कि उसका लास्ट ऑर्डर नहीं हट जाता रिमूव करने का, विड्रॉ करने का, तब तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक्सक्लूड रहेगा। हिंदी में पढ़ो क्या कहता है, सिंपल है। किसी ऐसे वाद के या किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के आवेदन के, किसके लिए कहता है, या तो एनी सूट और किसके लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की कोई एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना। संस्थित मतलब होता है दायर, सूट जो होता है वो दायर किया जाता है और एग्जीक्यूशन जो होती है वो निष्पादित की जाती है। सॉरी, जो आवेदन होता है वो डिक्री के निष्पादन का वो एग्जीक्यूट किया जाता है। निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? या तो किसी व्यादेश द्वारा, मतलब इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन के द्वारा, या फिर किसी ऑर्डर के द्वारा जो है उस पर स्टे लगा दी गई हो। मान लीजिए कि आप जो है, आप कोर्ट में गए, आपको कोई सूट फाइल करना था या फिर आपको कोई एग्जीक्यूशन करनी थी, फाइल करनी थी, एग्जीक्यूशन करना था, लेकिन हायर कोर्ट ने या उसी कोर्ट ने जो है उस पर आपका, उस पर किस कोई इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया या फिर कोई ऑर्डर दे दिया जिससे कि आपके उस पर जो है कोर्ट ने स्टे लगा दी। अब जब से वो ऑर्डर या इंजंक्शन जब से वो स्टार्ट हुआ है और जब तक वो विड्रॉ, मतलब लास्ट डेट, ठीक है, जब तक कि वो रिमूव भी कह सकते हैं आप, जब तक कि कोर्ट उसको रिमूव नहीं कर देती स्टे को, उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड रहेगा वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको जो है लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। ये कहता है इसका सबसेक्शन 1। आया समझ में? सीधी और सिंपल सी बात कहता है। यदि इसको इतना याद रखे बस, कोर्ट ने जो है इस पे यदि स्टे लगा दी हो, स्टे के नाम से याद रखोगे तो हो जाएगा। इंजंक्शन ऑर्डर पर, सॉरी, सूट पर या एग्जीक्यूशन पर जो है कोर्ट ने स्टे लगा दी है, तो जितने टाइम पीरियड तक स्टे रहती है उतने टाइम पीरियड तक जो है टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। ये कहता है इसका सब क्लोज 1। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट of which notice has been given or such which the previous consent of the sanction of the government। तो इसमें भी कुछ नहीं है। ये कहता है कि यदि कोई ऐसा सूट है, required period of limitation in obtaining, ये कहता है, इसका 2 कहता है कि कोई ऐसा सूट है, कोई भी सूट जिस पर जो है फाइल करने से पहले क्या है, गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी जरूरी है, गवर्नमेंट से सैंक्शंस होना चाहिए। सैंक्शंस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की
परमिशन लेना मैंडेटरी है सूट फाइल करने से पहले। यदि कोई ऐसा सूट आप फाइल कर रहे हैं जिसमें कि परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए जितना टाइम परमिशन लेने में लगेगा ना, जितना टाइम परमिशन लेने में लगेगा, परमिशन में लगेगा, वो टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे उसमें आपको 2 साल लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 6 दिन लगे, वो टाइम पीरियड जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास जो है सूट फाइल करने के लिए, एग्जांपल के लिए आपके पास सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम पीरियड था, आपके पास था 3 ईयर। ठीक है, आपने 2 साल सूट वैसे ही फाइल नहीं किया किसी कारण की वजह से, आप लास्ट के ईयर में आप गए तो आपको पता चला कि इस प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा है कि सूट फाइल करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। आपने जो है क्या किया, विद इन 1 ईयर के रहते हुए आपने 1 तारीख को ही क्या कर दिया, आपने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसको परमिशन को आने में ही 2 साल लग गए। ठीक है, परमिशन मिलने में ही 2 साल लग गई। तो यहां पर जो परमिशन के लिए इसने अप्लाई किया था ना, और 2 साल तक ये टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा और इस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। इसके पास जो 1 ईयर होगा वो परमिशन मिलने के बाद भी 1 ईयर के अंदर अपना सूट फाइल कर सकता है। ये कहता है इसका सब क्लॉज 2। एक मिनट दोस्तों, मैं देख लेता हूँ वीडियो ना, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये कहता है इसका सब क्लॉज 2। मैं ज्यादा तेज करवा रहा हूँ ना। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखें। 15 का एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। In excluding of time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date of which the application was made for obtaining the consent। कौन सी डेट, पहला एक्सप्लेनेशन का, the date of which application was made, वो डेट जिस डेट को एप्लीकेशन लगाई थी, किसके लिए लगाई थी, फॉर ऑब्टेनिंग ए परमिशन, कंसेंट लेने के लिए, द कंसेंट या सैंक्शन। ठीक है, जब आपने जो है वो एप्लीकेशन लगाई परमिशन लेने के लिए, और जब परमिशन आपको मिल गई, जिस डेट तक आपको जो है परमिशन मिली, अब वो परमिशन चाहे रिजेक्ट हुई या मिली, दोनों में से जो भी डेट है, ठीक है, या फिर वो आदेश आपको जब है, जब वो प्राप्त हुआ, रिसीव्ड द ऑर्डर, रिसीव्ड द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जो गवर्नमेंट से आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब से आपने एप्लीकेशन लगाई और जिस डेट को आपको ऑर्डर मिला, उस डेट तक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उस डेट तक का टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। यही बात करता है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है 1/1/2025 को कोई एप्लीकेशन लगाई और उसका आपको जवाब आते जाते, कंसेंट मिलते मिलते आपको 6 महीने का टाइम पीरियड लग गया। 1/7/2025 तक आपको टाइम पीरियड लग गया। तो अब इसके बीच के जितने भी 5-6 महीने का टाइम है, ये 6 मंथ जो होंगे ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, यही बात करता है इसका, एक्सक्लूड हो जाएगा। ये तो बात करता है इसका 15 का 2, और ये कहता है कि इतना टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, वो काउंट होगा इसमें 6 महीने का। ठीक है, अब आते हैं इसके 3 पर, 15 का 3। 15 का 3 इंपॉर्टेंट है, 15 का 3 इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ लो, एक बार पढ़ लो सभी। Super application execution of decree or any receiver or interim receiver appointed in the proceedings of ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 बातें बोलता है बस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लाइन में देखेंगे, इन द कंप्यूटिंग द पीरियड लिमिटेशन द सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए बात करता है। बाय, यहाँ से देखेंगे रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, सेकंड लाइन में देखेंगे रिसीवर,
और इंटरिम रिसीवर। ठीक है, रिसीवर कब अपॉइंट होता है? रिसीवर किसके लिए अपॉइंट होता है? आगे पढ़ो। रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ ए पर्सन एज ए इंसॉल्वेंट। याद रखिएगा, रिसीवर यहां पर अपॉइंट होता है कि इंसॉल्वेंट के लिए। ठीक है, इंसॉल्वेंट की लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। इंसॉल्वेंट की लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। और आगे कहता है और बाय एनी लिक्विडेटर। और जो लिक्विडेटर होता है वो किसके लिए अपॉइंट होता है, कब अपॉइंट होता है? वो तब अपॉइंट होता है जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप होती है, मतलब कि वो कंपनी जड़ से ही जब समाप्त हो रही होती है तब जो है लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। और जब कोई व्यक्ति दिवालिया होता है और यदि उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी वगैरह रहती है तो उसके लिए जो है इंसॉल्वेंट यदि वो होता है तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट होता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, जो लिक्विडेटर है वो वाइंडिंग अप, कंपनी की जो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स होंगी तब अपॉइंट होता है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स पर। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, द पीरियड बिगिनिंग with the made of the institution of such proceeding and end with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator in the case of may be shall exclude। अब तो कौन सा टाइम पीरियड इसमें एक्सक्लूड होगा? आपको कुछ समझ में आया? देखो मैं एक बार आपको और समझाता हूं। ये दो लाइनें मैंने लिख दी कि रिसीवर कब अपॉइंट होता है, किसके लिए, लिक्विडेटर किसके लिए। अब देखो, किसी कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, जैसे मान लीजिए कोई दोनों में से कोई भी लगा लो। ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई 1/1/2001। अरे यार, इसकी 12/5/2025 को इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, वाइंडिंग अप की, कंपनी के वाइंडिंग अप। ठीक है, अब कंपनी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई 12/5 को, लेकिन कंपनी का जो लिक्विडेटर है, ठीक है, वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स की लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, वो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ कितने को? वो अपॉइंट हुआ 4th मंथ में, 4/4/2026। ठीक है, 4/4/2026 को मान लीजिए लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है 12/5/2025 से। तो अब ये कहता है कि ये जो 3 मंथ आप इसमें देख रहे हो टाइम पीरियड, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये 3 मंथ का टाइम पीरियड इस डेट से स्टार्ट होगा या इस डेट से स्टार्ट होगा? फिर मैं आपको पूरा और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये कहता है कि जो 3 मंथ का टाइम पीरियड होगा ना, वो लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट की डेट से, जब से वो अपॉइंट हुआ है, ठीक है, उसके अपॉइंट होने की डेट से 3 महीने का टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। मतलब कि 4/4 को यदि वो अपॉइंट हुआ है तो 4/7 तक, सॉरी 4/4 है ना, तो 4/7/2026 तक का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, उस टाइम पीरियड को गिना नहीं जाएगा। यही बात करता है सेम। ठीक है, लिक्विडेटर और रिसीवर ये कहता है कंपनी की प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, वही टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा जिसमें जब से लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसके 3 मंथ तक, अपॉइंटिंग की डेट से 3 मंथ तक। ठीक है, इसमें 3 मंथ लिखा है तो आप 3 मंथ लिख देना। ठीक है, अपॉइंटिंग की डेट से 3 मंथ तक का टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 के सब क्लोज 4 पर। सब ये समझ में आ गया? एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, जिनको समझ नहीं आया तो पहली बार हो सकता है देख रहे हो उनको समझ में नहीं आया होगा। देखो, सबसेक्शन 3 2 बातें करता है। पहला, एक ये बात करता है, ये तो अलग है कि किसी सूट की या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए जो है किसी रिसीवर के पॉइंट की बात करता है। किसी सूट के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए जो है कोर्ट जो है किसी रिसीवर को कौन सी प्रोसीडिंग्स में अपॉइंट करती है? इंसॉल्वेंट की में। और लिक्विडेटर कौन सी प्रोसीडिंग्स में अपॉइंट होता है? कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स। वाइंडिंग अप वो होता है जब कंपनी जो है जड़ से ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही, तब जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी सूट में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कोई रिसीवर अपॉइंट होता है या फिर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो उसके अपॉइंट होने के 3 मंथ तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड रहेगा, उसके बाद ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ये बात करता है सेक्शन नंबर 15 का 3। ठीक है,
जैसे कि लिक्विडेटर प्रोसीडिंग्स चली यहाँ पर 12/5 को, ठीक है, प्रोसीडिंग्स के कोई मतलब नहीं है, लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है उसके 3 महीने तक, और कोर्ट ने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया 4/4/2026 को, तो अब इसके 3 मंथ तक की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो टाइम पीरियड है 3 महीने का, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आते हैं सब क्लोज 4 पर। सब क्लोज 4 पर, सब क्लोज 4 क्या कहता है, किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में 15/4 विक्रय में कि क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके द्वारा विक्रय अपास्त कराने में कार्यवाही अभियोजित की जाती रही हो। आया कुछ समझ? मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल के लिए ए ने जो है कोई प्रॉपर्टी सेल करता है ऑक्शन में, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी जो है सेल करता है ऑक्शन में, और ये प्रॉपर्टी जो है किसको, बी को ये सेल करता है, ठीक है, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल करता है कि ऑक्शन में। अब ये कहता है ऑक्शन में जो ये प्रोसीडिंग्स है ना, कोई सी नाम का व्यक्ति आकर के जो है ये जो ऑक्शन की प्रोसीडिंग्स हुई थी, वो ये कहता है कि ये प्रोसीडिंग्स जो है वॉइड हैं, ये प्रोसीडिंग्स लीगली तरीके से फॉलो नहीं की गई, और ये जो सेल है ये वॉइड है, और इस सेल को, जो ये सेल हुआ है, मतलब जो ये सेल हुई है, इसको सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देता है, ठीक है, कोर्ट में सेट असाइड करने के लिए दावा डाल देता है। तो जब तक ये सेट असाइड की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जितने टाइम पीरियड तक ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वही टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड रहेगा। आया समझ में? सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि कोई जो है सेल होता है और उसके कब्जे द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने के दौरान विक्रय पास करने के लिए, मतलब कि जितने तक की सेट असाइड की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद 5 क्या कहता है, किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से अर्थात भारत के बाहर उन राज्य क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन के अधीन अनुपस्थित रहा हो। पंद्रह का पांच क्या कहता है, यदि कोई मान लीजिए डिफेंडेंट है, ठीक है, डिफेंडेंट है और वो कोई जो है गवर्नमेंट के काम से जो है कहीं बाहर गया है, देश से बाहर गया है, तो वहां पर जितने टाइम वो बाहर रहेगा वो टाइम एक्सक्लूड रहेगा। इतनी सी बात करता है 15(5), इससे आगे वो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पर। इसको जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, काफ़ी वीडियो इसमें बन चुकी है, 5-6 वीडियो तकरीबन 3-4 घंटे की तो हम बना ही चुके हैं, और अभी तो जो है इसमें तकरीबन 8-10 वीडियो और बनेंगी। होगी लिमिटेशन, एक बार यदि आप पढ़ लोगे ना, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको शॉर्ट लगेगा, यदि आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हो तब आपको जो है ये लॉन्ग लगेगा काफ़ी। सेक्शन नंबर 16 आप इसको ऐसे छोड़ के नहीं पढ़ सकते, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्शन नंबर 16 कहता है, वाद लाने के अधिकार प्रभुत्व होने पर या होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसका प्रभाव। मतलब ये सिंपल सा जो इसका सेक्शन है उसका मीनिंग मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आपके जो सूट लाने का राइट था, आप उस सूट लाने के राइट से पहले ही यदि किसी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात करता है। सूट लाने के अधिकार से पूर्व, मतलब कि सूट डालने से पूर्व यदि उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तब उस पर उस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताता है। सब क्लोज 1 कहता है, देखिए, जहां की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद दायर करने या आवेदन करने का अधिकार होता, ठीक है, उस व्यक्ति के प्रभूत होने के पहले मर जाए, प्रभूत मतलब यहाँ पर उत्पन्न है, प्रभूत का उत्पन्न लिख लेना, ठीक, उस अधिकार के उत्पन्न होने से पहले मर जाए, या जहां वाद की दायर करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही उत्पन्न हो। ये क्या कहता है, 2 चीजें कहता है। पहला बात करते हैं उस अधिकार के उत्पन्न होने से पहले ही मर जाए, अधिकार के उत्पन्न होने से पूर्व ही मर जाए। इसमें आप माइनर का एग्जांपल लगा लेना, ठीक है। एग्जांपल के लिए कोई माइनर था
उसको सूट डालने का राइट आने वाला था कि जैसे ही वो 18 का होगा, मेजर होगा और उसके पास सूट डालने का राइट आ जाएगा। ए माइनर था और उसके पास जो है ये मेजर होने से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये मर जाता है। तो अब इसका अधिकार जो है उत्पन्न होने से पूर्व ही ये मर गया, तो यहां पर ठीक है। उसके बाद दूसरी ये बात करता है, इसका ये मैंने समझा दिया आपको। दूसरी ये बात करता है, वाद दायर करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही उत्पन्न हो, मतलब कि उसका जो अधिकार था वो अधिकार तभी उत्पन्न हो जब किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाए, तब उसका अधिकार उत्पन्न होता है। जहां परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधित्व हो जाए और वाद दायर करने के लिए वो समर्थ हो। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, या तो अधिकार उत्पन्न होने से पहले ही वो मर गया या फिर उसके मरने के उपरांत अधिकार उत्पन्न होते, तो ऐसी कंडीशन में जो एलआर्स होंगे, एलआर्स जो होंगे वो जब मेजर हो जाएंगे तो उनके पास ये राइट होगा, वो अपना सूट फाइल कर सकेंगे। और जब तक के लिए टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड रहेगा, जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाते उनके एलआर्स, ठीक है। यदि मेजर है तो वो डाल ही सकते हैं अपना, उसका टाइम पीरियड जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यदि वो माइनर है तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाते। आप फर्स्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑन द डेथ ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ प्लेंटिफ, ये जो है फर्स्ट जो है प्लेंटिफ की डेथ की बात करता है, प्लेंटिफ की बात करता है। आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो आप ये क्या कहता है पहली लाइन में, जिससे यदि वह जीवित रहता तो वाद दायर करने का, तो वाद दायर कौन करता है, प्लेंटिफ, या आवेदन करने का अधिकार होता, ठीक है। और सेकंड में बात करता है, फर्स्ट है ये, और सेकंड बात करता है डेथ ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की डेथ की। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट बात करता है प्लेंटिफ की डेथ की और सेकंड डिफेंडेंट की। तो ये क्या कहता है, जहां की कोई व्यक्ति जिसके अधिकार, ये भी सेम ही बात कहता है, विरुद्ध जीवित रहता तो वाद दायर करने का अधिकार प्रभुत्व हुआ होता। यदि वो जीवित रहता तो उसके पास ये राइट होता तब कि वो जो है उस पर सूट फाइल कर सके, लेकिन वो जो है मर जाए या फिर जो है उसके मरने के उपरांत ही, किसी के मरने के उपरांत ही उस पर ये राइट है, तो उस कंडीशन में जो होंगे उसके एलआर्स जो होंगे, वही सेम बात है फर्स्ट एंड सेकंड, बस प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का फर्क है। एलआर्स जो होंगे मेजर होने तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो एक्सक्लूड रहेगा, जैसे वो मेजर हो जाते हैं वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सब क्लोज 3 पर। सब क्लोज 3 क्या कहता है, उपधारा 1 और उपधारा 2 की कोई भी बात सुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों और किसी इम्यूएबल प्रॉपर्टी के या आनुवंशिक पद के कब्जे के लिए वाद को लागू नहीं होगी। देखो ये बात करता है इसका 3, पहला प्रीएम्पशन राइट पर ही अप्लाई नहीं होता, ठीक है, प्रीएम्पशन राइट पर अप्लाई नहीं होता। और दूसरा ये इम्यूएबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है, इम्यूएबल प्रॉपर्टी के किस पर, पोजेशन से रिलेटेड, ठीक है, कब्जे के बाद इम्यूएबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के उस पर अप्लाई नहीं होता। तीसरा कहता है आनुवंशिक पद, आनुवंशिक पद मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई पुरोहित का पद है, पंडित का पद है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए क्या वेट करेंगे कि ये जब 18 साल का होगा तभी ये हवन होगा, तभी हम इससे शादी करवाएंगे, नहीं, वहां पर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के केस, इम्यूएबल प्रॉपर्टी के केस में ये अप्लाई नहीं होता, और प्रीएम्पशन राइट्स पर भी जो है ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अब आते हैं सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन नंबर 17 बात करते हैं कपट या भूल का प्रभाव। कपट या भूल का प्रभाव, सेक्शन नंबर 17। कि कोई किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करता है या मिस्टेक करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, जहां की किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल निहित किया गया है, वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। जहां की वाद आवेदन प्रतिवादी या उसका कुछ एजेंट के, ठीक है, कपट पर आधारित है, और जिस डेट को इसको मैं आगे बताऊं, कपट पर आधारित है, भी कहता है उस अधिकार का हक या ज्ञान या वाद के आवेदन पर आधारित है किसी पूर्वोक्त कपट द्वारा उससे छिपाया गया था, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम स्वरूप था, ठीक है,
फोर्थ कहता है आवेदक के अधिकार को इमूवेबल प्रॉपर्टी को करने के लिए आवश्यक कोई कपटपूर्वक छिपाई गई थी। तो ये चारों में से किसी भी चीज का इफेक्ट तब पड़ता है, टाइम पीरियड तब से स्टार्ट होगा जो ये चार कंडीशंस दे रखी हैं, जब जो है उसको इसके भूल का या इनकी कपट का पता चले जिस डेट से। अब आप मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है मेरा एजेंट और मुझे उसका पता ही नहीं चला, तो जब मुझे पता ही नहीं चला तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कैसे होगा? भले ही उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, लेकिन वो 3 साल तब से काउंट होगा जब से वो मेरी नॉलेज में आ जाएगा, जब से उसका मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे साथ कपट हुआ है, तो उस डेट से वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रोविजो है, प्रोविजो का 1, परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति के रिकवरी के या विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराने से संबंधित समव्यवहार को पास कराने के बाद दायर किए जाने आवेदन के किए जाने शक्य नहीं बनाएगी। हाँ, तो ये बात करता है कि कोई भी बात जो है वो ऐसी कंडीशंस पर अप्लाई नहीं होगी। देखो जैसे कि 1 इसका कहता है, प्रोविजो का 1 पढ़ रहा हूँ। कपट के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई जिसका न तो कपट में कोई हाथ था और न क्रय के समय वह जानता था, विश्वास करने का कारण रखता था कि कोई कपट किया गया। मतलब कि ये बात कहता है कि ये बात उन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई सेलर था, ए नाम का व्यक्ति था, इसने बी से कुछ खरीदा, ठीक है, इसने ये प्लॉट है जो वो क्या कर ली, बी ने सेल, ए ने सेल करी और बी ने इसको, बी जो है परचेजर था, ठीक है, बी ने इसको परचेज कर लिया गुड फेथ में, ठीक है, गुड फेथ में। बी को नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी पर क्या चल रहा है, कोई सूट चल रहा है या नहीं चल रहा है, बी ने जो है इसको परचेज कर लिया। लेकिन बी को परचेज करने के बाद में पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर सी नाम के व्यक्ति के साथ जो है इसका और डिस्प्यूट चल रहा है और ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कहीं भी पेंडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट चल रहा था इनके बीच में कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तेरी, इसी बीच में ये जो है इसको बी को बेच देता है। लेकिन बी जो है उसने तो ये प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है, उसकी तो कोई इंटेंशन नहीं थी, उसको तो नहीं पता था कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या नहीं है, इसकी तो कोई इंटेंशन नहीं थी, इसको तो पता ही नहीं था, इसने तो गुड फेथ में खरीदा। तो जब इसने गुड फेथ में खरीदा है तो जो होगा यहाँ पर वो सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो होगी ये इसी के पास रहेगी यदि गुड फेथ में खरीदा। तो हाँ, यदि इसको ये पता होता कि हाँ इनके बीच में डिस्प्यूट है फिर भी ये इसको खरीदता, तब जो है ये इसके लिए लायबल हो जाता और इससे प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती थी। उसके बाद बी और सी कहते हैं कि छुपाने की बात करते हैं, और परंतु इतना याद रखना बस, ठीक है, कपट का जब पता चल जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 18 पर। सेक्शन नंबर 18 जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 4-5 सेक्शन हमने कवर कर लिए, बस लास्ट सेक्शन और कर रहे हैं, इसके बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये और कर लो, उसके बाद कुछ ज़्यादा वो बचेंगे नहीं, तो मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस में कवर कर देंगे इसको। सेक्शन नंबर 18, लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। ये क्या कहता है, जहां की किसी संपत्ति या अधिकार के विषय या आवेदन या वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले संपत्ति का अधिकार, पहली बात तो किसकी बात करता है, सूट और एप्लीकेशन, ठीक है। सूट एंड एप्लीकेशन, वाद या अधिकार के लिए विहित काल के अवसान से पहले, अवसान मतलब समाप्त, ठीक है, विहित काल जो लिमिटेशन पीरियड था उसके समाप्त होने से पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति अधिकार का दावा किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा जिसने वह अपना अधिकार दायित्व उत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है, वहां उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ये कहता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने बी को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख, इसने इसको 5 लाख लोन दिया, ठीक है, कोई इसके पास कुछ भी नहीं था, मान लो कुछ भी नहीं था, ना इसके पास कोई एग्रीमेंट था, कुछ नहीं था, ठीक है, या फिर था भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को समझो कि ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, और इसने कहा कि मैं जो है 3 साल के अंदर जो है इसको लौटा दूंगा। लेकिन 3 साल होने से पहले, मतलब कुछ टाइम पीरियड बच गया, आधा साल बच गया, 6 महीने पहले जो है ये ए जो है बी से कहता है कि मेरे जो है आप पैसे लौटा दो, ठीक है।
अब ये पैसे नहीं लौटाता, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, अब वो टाइम पीरियड जो है, जितना टाइम पीरियड इसने दिया था वो टाइम पीरियड बीत जाता है, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर ये पैसे नहीं लौटाता है। लेकिन ये क्या करता है, 3 साल के बाद 4th ईयर में, चौथे साल में ये क्या करता है कि ये बी कहता है ए से कि मैं आपको रिटर्न में दे देता हूं, ये एक कागज पर, डॉक्यूमेंट पर जो है रिटर्न में दे देता है, रिटर्न में अभिस्वीकृत करके, मतलब लिख करके कि मैंने ए नाम के व्यक्ति से, जो यहाँ का रहने वाला है, 5 लाख रुपए उधार लिए, जिसकी देनदारी मुझे करनी है, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न में दे देता है, उस पर अपने साइन कर देता है, साइन उसको कर देता है। तो अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ना, वो टाइम पीरियड उस डेट से स्टार्ट नहीं होगा जिस डेट से इसने इसको 5 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, उस डेट से स्टार्ट नहीं होगा, वो टाइम पीरियड अब उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा जिस डेट को इसने इस पर लिखा था और इसने साइन किए थे। मान लीजिए इसने पैसे दिए थे 2019 में, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बनना था 2025 तक, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन 25 में ही ये लिख करके दे देता है। तो अब ये जो टाइम पीरियड होगा, ये 6 साल और एक्सक्लूड आगे चल जाएगा, न्यू, ठीक है, ये कहता है। तो टाइम पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा यदि वो ऐसा लिख करके दे देता है, ठीक है, कि हाँ मेरे पास जो उस व्यक्ति के कुछ पैसे बच रहे हैं, या फिर कोई भी जो अपनी रिटर्न में अभी स्वीकृति दे देता है, तो उस कंडीशन में नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये कहता है इसका सब क्लोज 1। उसके बाद सब क्लोज 2 क्या कहता है, लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट बिना तारीख का या है, वहां उस समय के बारे में जब वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दी जा सके। मतलब कि यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसमें कोई डेट नहीं डली हुई, डेट मेंशन नहीं करी हुई, तो अब उस पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि वो जो साइन है वो किस डेट को किया गया, तो उसके लिए जो होगा, उसके लिए ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं। ओरल एविडेंस मतलब कि उनकी गवाहियां जिनके सामने वो किया गया था, ठीक है, वो सारी चीजें जो है ली जा सकती है और ओरल एविडेंस उसमें एडमिसिबल होगा। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। एक मिनट दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। संपत्ति के अधिकार के बारे में न लिखा गया हो तो तो ये इसका एक्सप्लेनेशन 1 इस चीज को कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि मान लीजिए कि उसने जो है रिटर्न स्वीकृति दे दी, लेकिन उस रिटर्न स्वीकृति में उसके नेचर के बारे में, ठीक है, जो नेचर था, वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर था, राइट का नेचर था, जो भी था, उसके नेचर के बारे में क्लियर नहीं किया गया, ठीक है, और उसमें आधा क्लियर करके जो है छूट देगा, तो उस कंडीशन में भी जो वो आधा परिधान या फिर जो संदाय होगा उसका, वो जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उसमें ये लिखा था, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपको पैसे लेने थे, उसने आधे पैसे दे दिए। अब उसमें ये नहीं लिखा, उसने लिखित अभिस्वीकृति तो दे दी, उसने ये नहीं लिखा कि मैंने जो है आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, 50 लाख रुपए लिए थे, उसने सिर्फ ये लिख दिया कि मुझे अभी इसको 20,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब इसमें कंप्लीट नेचर को नहीं बताएगा कि उसके पास कितने पैसे थे, कितने दिए हैं, कितने नहीं दिए, पूरे को डिफाइन नहीं किया गया। और यहाँ पर जो है वो सेट ऑफ का दावा कर रहा है, भले ही उस जो अभिस्वीकृति है उसमें वो सेट ऑफ का दावा कर रहा है कि मुझे जो है 20,000 रुपए देने हैं। तो यहां पर जो ये अभिस्वीकृति होगी ना, ये वैलिड मानी जाएगी, इतनी भी, ठीक है। उसके बाद साइन का है। साइन का क्या मतलब है, अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19, इसको छोड़ दो, सी को तो देख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारी ये एक और वीडियो जो है लिमिटेशन एक्ट की कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से एंजॉय करके जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बेझिझक होकर जो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर आपको यदि वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अभी जो है सीरीज ही स्टार्ट कर रखी है, माइनर लॉज की और बीएनएस की, और बीएनएसएस की तो कंप्लीट ही कर दी है, बीएनएस की और बीएसए की एक और सीरीज अभी स्टार्ट कर देंगे। तो 3-4 सीरीज जो होंगी वो एक साथ चल रही हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को अपनी कोई भी माइनर लॉ कवर करना है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है फुल डिटेल में, हम पूरी डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं चल रहे हैं।
जो चीज़ रिलीवेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को हम उतना ही टाइम दे रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि हमारे पास कोई टाइम नहीं है तो हम बिल्कुल ही फ्री हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उनको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है।